अभी जो समस्या है हमारे सामने, प्रॉब्लम है, उसका निदान कैसे करना है उसके बारे में कुछ बातें हैं। एक तो पहली सूचना तो यही है कि कल शाम को ही जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कैलाश मेडिकल स्टोर के सामने, पुराना हॉस्पिटल भी कहते हैं आबू रोड का, उसमें जो वहाँ के जो इंचार्ज है वैक्सीनेशन के, हमने उनको कहा था कि हमें कोवैक्सीन चाहिए, स्पेशली जो 45 साल से ऊपर है, उनको को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, दमा है, या कोई ऐसी किडनी ट्रांसप्लांट कराया, कुछ भी ऐसी बीमारी है जिनको रिस्क ज़्यादा होता है रिएक्शन होने का, तो उसके लिए कोवैक्सीन का अरेंजमेंट किया गया है। तो जिन भी भाई बहनों को, आप में से जो 45 साल से ऊपर है, ऐसे कोई है जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है? ऐसा कोई है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है? अच्छा, तो आज चुनीश भाई को अपना नाम दे दें। चुनीश भाई एजुकेशन विंग के हैं, उनको अपना नाम और आधार कार्ड और साथ में वो वाला टेलीफोन नंबर जो आधार कार्ड में है। हर व्यक्ति अपने पास आधार कार्ड लेके जाना। आधार कार्ड में जो टेलीफोन नंबर आपने दिया वही नंबर, क्योंकि उसी पे आपका मैसेज आएगा। तो आज आपको 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। 10 बजे से 1 बजे के बीच में हम जाकर के लगवाएं तो बहुत अच्छा है। अगर हो सके तो मैं कोशिश करूंगा 9 बजे तक अगर आप नाम दे दें और 40-50 नाम हो जाए हमारे पास, तो वो फिर हम कोशिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे यहीं आके लगा देवे, तो मैं तभी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर 9 बजे तक हमें पता लगे कितने लोगों ने नाम दिए, कितने भाई बहनों ने, तो वो वही दे नाम जिनको कुछ प्रॉब्लम है। ओबेसिटी भी, मोटापा भी एक बीमारी है, वो भी आप अपना नाम दे सकते हैं। तो पहली तो इन्फॉर्मेशन, और सबके सब वैक्सीन लगवा लें, चाहे कोविशील्ड लगवाएं चाहे कोवैक्सीन लगवा लें, 45 साल के जो ऊपर हैं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कोई भी वैक्सीन के बगैर ना रहे जो 45 साल से ऊपर है। थोड़े दिनों के बाद 45 साल से नीचे वालों को भी वैक्सीन का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करेगी, तो वो भी सभी लगवा लेंगे बाद में। पहली तो ये बात है। दूसरी बात है, अभी जो है कोविड का ये हाल है कि कोविड को अभी हमें कंटेन करना है। शांतिवन के अंदर अभी कोविड के केसेस कम तो हो रहे हैं, मैंने देखा पिछले 3 दिन में देख रहा हूँ थोड़े केसेस कम हो रहे हैं। ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, पर आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी, ये जो मास्क है ना, ये 100% प्रोटेक्शन है। 100% वैक्सीन की प्रोटेक्शन 80% है, इसकी प्रोटेक्शन 100% है। तो वैक्सीन, जब भी आप रोड पे चलते हैं, शांतिवन में चलते हैं, कहीं भी चल रहे हैं और आपस में बात करते हैं, अधिकतर भाई बहन क्या करते हैं, वैसे मास्क लगा के रखते हैं और जैसे आपस में बात करनी होती है मास्क ऐसे कर देते हैं, फिर बात करते हैं। तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और अधिकतर मास्क ऐसे रखते हैं, ऐसे नाक खुली रहती है, तो नाक से तो वायरस जाएगा ना, तो ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे रखनी है और इसको भी टाइट कर देना है, ऐसे टाइट कर देना है। तो आपको N95 मास्क कल दी गई है, तो आप प्लीज ध्यान रखें, नाक से नीचे मास्क नहीं आनी चाहिए, नाक के ऊपर आनी चाहिए, टाइट कर दीजिए। और जब भी किसी से बात करें मास्क लगे लगे बात करें। खाने पे जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, ग्रुप में 6 फुट की दूरी मेंटेन करें। भले आपको वैक्सीन लगी है, वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, वैक्सीन लगे तो भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है। और वैक्सीन लगने से फायदा क्या होता है, वैक्सीन क्यों लगवाएं? इससे आप सीरियस नहीं होंगे, आपकी स्थिति गंभीर नहीं होगी, शायद ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन हल्का सा बुखार आएगा और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा आम दवाइयों के साथ। तो वैक्सीन लगवाने से ये फायदा होगा, चांसेस हॉस्पिटल में दाखिल होने के नहीं बनेंगे। इसलिए कोई भी वैक्सीन लगवाने से डरे नहीं। कोई थोड़ा सा सिर्फ बुखार होता है हल्का सा, सबको नहीं होता, 10% लोगों को ही होता है, थोड़ा सा मसल्स में एक होती है और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि मास्क अपनी जो है इंजेक्शन नहीं लगवाना। और मास्क लगाने से कई भाई बहनों को मैंने कहा कि आप मास्क लगाइए, कहते नहीं इससे ऑक्सीजन कम हो जाती है। हम मास्क लगा के चलते हैं ना तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, कम नहीं होती है। आप बेशक वो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कर लें, आप आधा घंटा मास्क लगा रखें, 1 घंटा लगा के रखें, तो भी ऑक्सीजन उतनी ही रहती है, इससे ऑक्सीजन कम नहीं होती और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है। कई भाई बहन कहते हैं नहीं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाती है, फेफड़ों से बाहर निकलती नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मास्क इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, इनसे ऑक्सीजन अंदर आती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती रहे। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और अगर हम कहें कि आप जरूर सभी भाई बहनें बहुत बाबा के बहुत क्या कहें दिल तक नशीन है और हम सबको अभी समय आ गया है कि हम इससे जल्दी से जल्दी मुक्ति पालें। 14 अप्रैल तक तो बहुत ध्यान रखें, 14 अप्रैल तक, उसके बाद हमें अप्रैल मास में ही इसको खत्म करना है। ये अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि
इस अप्रैल मास में ही हमें कोविड को अपने कैंपस से बाहर निकाल देना है ना। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भाई बहने यहाँ पे हैं, दाखिल हैं अमृत कलश में, माउंट आबू में या ट्रॉमा सेंटर में, वो सब के सब अभी ठीक होते जा रहे हैं। कुछ 2-3 पेशेंट सीरियस हैं, वो तो खैर तबीयत के अनुसार लेट हुआ, जो भी हुआ वो या उनकी अंदर की स्थिति ऐसी थी उसके कारण, बाकी अधिकतर पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और एक लास्ट में मुझे कहना है कि जो भी जिसको भी प्रॉब्लम है कमरे में, जो कमरे में है, उनको खांसी जुकाम है, छुपाए नहीं, ट्रॉमा सेंटर में जाएं। ट्रॉमा सेंटर में जाते ही उनको टेस्ट कैजुअलिटी में दिखाएं, उनका टेस्ट किया जाएगा, आवश्यक किया जाएगा, छाती का सीटी स्कैन किया जाएगा, और अगर उनको आरटीपीसीआर कराना है तो आरटीपीसीआर भी उसी दिन भेज दिया जाएगा। अगर 12 बजे से पहले जाएंगे तो हम लोग, क्योंकि 12 बजे तक ही आरटीपीसीआर हम भेज सकते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, 1 बजे पूरा बंद कर देते हैं। तो आप सभी अपना कोई भी आप ध्यान रखें, डिपार्टमेंट हेड ध्यान रखें, और सभी आसपास के जो भाई बहनें जानते हैं कि अपने कमरे में कोई बीमार है, खांसी हो रही, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है या मसल्स में दर्द, अगर बुखार नहीं भी हो रहा है, सिर्फ मसल्स में दर्द हो रहा है, गले में थोड़ी खराश लग रही है, गला थोड़ा रफ लग रहा है, तो जरूर आप ट्रॉमा सेंटर में पहुंच जाएं और वहीं पर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट और बाकी टेस्ट करके अगर आपको इलाज की दवाई देनी दवाई दे देंगे, और अगर हमें दाखिल करना है माउंट आबू हॉस्पिटल में तो माउंट आबू भेजेंगे, अगर कुछ लगेगा सीटी स्कैन में तो अहमदाबाद भेजेंगे या अमृत कलश में रखेंगे। 99% चांस है आपको अमृत कलश में रखेंगे। क्वारंटीन हमने अलग 2 बनाए हैं, एक तो हमने क्वारंटीन ज्ञान सरिता में बनाया, जिनको थोड़ा जुकाम खांसी है, अभी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट उनको वहां रखने के लिए इंतजाम हर कमरे में एक कोई रखा है, और ऐसे ही अमृत कलश में जिनको पॉजिटिव है उनको अमृत कलश में रखा है। तो मैं आप सबसे ये आशा है कि आप सभी इसमें कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि एक भी अगर घर में है, कमरे में है, तो आपको सबसे पहले कोविड पॉजिटिव होगा। उसको भले इन्फेक्शन ना हो, उसको भले खतरा ना हो, किंतु आपको इन्फेक्शन होकर आपको खतरा हो सकता है। डराने की बात नहीं है, पर केयरफुल रहने की बात है, और हम इससे विजय पा सकते हैं प्रोवाइडेड हम अपने खान पान में थोड़ा ध्यान रखें। नींबू, संतरा, मौसमी और पानी कम से कम 15 ग्लास पिएं। और जिनको इन्फेक्शन हो गया है उनके लिए हमने रिकमेंड किया है कि 10 गिलास पानी, 5 नारियल और 5 संतरे वो खाने हैं उनको। और बाकी तो खाने पीने में जो डाइटिशियन के हिसाब से कल से हमने और भी ध्यान रखा है कि डाइटिशियन की भी ड्यूटी लगाई है। डाइटिशियन किसी को विशेष डाइट के प्रोग्राम से और किसी को समझाने के लिए भी कुछ प्रोग्राम चाहिए तो उसके लिए पर्सनल, किसी को डर लग रहा है कुछ बात है तो उसके लिए भी काउंसलिंग का हमने इंतजाम किया। तो कल आज उसमें भी हम ध्यान रखेंगे और आप उसमें कांटेक्ट कर सकेंगे। ओम शांति। वैसे तो वैक्सीन तो हर एक को लेना ही है। अभी थोड़े समय के लिए 1 सप्ताह के अंतराल में 45 एंड अबोव जिनका एज है उनको अभी लगा रहे प्रायोरिटी के हिसाब से, परंतु छोटे बच्चे से लेकर के सबको ये वैक्सीनेशन लेना ही है। सबको लेना ही है। इसके लिए छोटे हैं, हम कम आयु है, मेरा रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, मुझे होना ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने आर्ग्यूमेंट करते हैं। मैं कृपया आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ, हर एक को ये कंपलसरी लेना है, क्योंकि आपका जीवन बहुत वैल्यूबल है। इसी कारण से अभी सारी भारत में 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक टीकाकरण समारोह के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में व एक कैंपेन के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे गवर्नमेंट। हम सोच रहे हैं कैसे ऑर्गेनाइज करना, हमारे आसपास के लोगों को भी कैंपेन करके उसको जागृत कराने का व्यवस्था करेंगे। कुछ डॉक्टर का टीम बना करके और भी इसे कोविड वॉरियर्स का टीम बना करके उसका कैंपेन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि सरकार एक्सपेक्ट करता है ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन। घर में 1-2 को होता है तो अलग बात है, इतने प्रमाण में आज के दिन में हमारा कैंपस में ग्लोबल हॉस्पिटल में 10 पेशेंट है और उसके सिवा अहमदाबाद में 10 पेशेंट है, 14 पेशेंट है। अहमदाबाद में 14 पेशेंट है, 7 तो सिविल हॉस्पिटल में है और 4 दूसरे DHS हॉस्पिटल में, स्टर्लिंग में है। तो 14 पेशेंट हैं, उनमें से 2 सीरियस हैं, बाकी धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हैं। और इधर कितना है टोटल? इधर भाई साहब इधर 51 पेशेंट है, 51 पेशेंट है इधर, 51 पेशेंट है। हाँ जी, और 2 ट्रॉमा सेंटर में दाखिल है जो सीरियस है। ये स्टैटिस्टिक्स सरकार के पास पहुंचता है तो हमारे लिए खतरा है। कंटेनमेंट जोन के हिसाब से वो डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद में आप लोगों को तकलीफ, हम लोगों को भी तकलीफ, हर बात में तकलीफ होगा, हर बात में। इसके लिए आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है। इसमें कोई भी डोंट केयर करना
ये प्लीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक का लाइफ को सेव करना इस समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है धर्मराजपुरी शुरू हो गया सारी दुनिया में, देश में दोनों दादियाँ ऊपर गए तो अभी धर्मराजपुरी इस दुनिया में शुरू हो गया। एनीवे वो ज्ञान की बात है फिर भी। और ये भी हम लोग 5 मिनट पहले भी अभी योग करेंगे। सत्यवती बहन जी ने शरीर छोड़ा और 1932 में उसका जन्म हुआ था, कभी लगभग 90 साल का आयु था। अभी भी कुछ दिन पूर्व एक रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन कराया और 25 कुमारियों को समर्पित कराया तिनसुकिया में, बड़े भव्य भवन बना करके। और बाबा मम्मा से, दादियों से विशेष पालना लिया। उससे पूर्व कुछ समय पहले कलकत्ता में निर्बल शांता दादी के साथ भी रह करके सेवा की। उसके बाद में पूर्वोत्तर राज्यों में आसाम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, अन्य स्थानों पर भी बहुत सेवा की। अभी तो आज उन्होंने सुबह 3:25 अमृत वेले के समय बाबा की गोद में गए। कल उसके अंतिम संस्कार होगा। इसके लिए हम भी उस आत्मा के प्रति कुछ योगदान देंगे, श्रद्धांजलि देंगे।